हेलो एंड वेलकम बैक मेरे लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जिस किताब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। आज का समाज समस्याओं से प्रभावित है और हम भी इसका हिस्सा होने के कारण यही समस्याएं हमें उम्मीद की कमी महसूस कराती हैं और हमारे टारगेटेड पाथ से हमें डार्कनेस और उदासी में ले जाती हैं। आराम, प्रेरणा और नई उम्मीदों को खोजने के लिए हमें कुछ करना होगा। ऐसी किताबें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे डार्केस्ट टाइम में भी लाइट होती है और हर व्यक्ति में जीतने, स्वास्थ्य होने और अच्छा बनने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए हम उम्मीद की राह पर वापस लाने के लिए हम इस तरह से एक भी किताब की समरी पढ़ेंगे जो हम सभी को इंस्पायर करेगी। दोस्तों, आज हम चिकन सूप फॉर द सोल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने लिखा है। जब भी आप सर्च करेंगे कि आज तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और फेमस सेल्फ हेल्प या इम्प्रूवमेंट बुक कौन सी है, तो आप इस किताब का नाम टॉप पोजीशन पर पाएंगे। इसकी आज तक 100 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बेची जा चुकी हैं। इस जॉनरा की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस किताब में बहुत सी कहानियां हैं। तो हमने ये फैसला किया है क्यों ना हम इस किताब को ब्रीफली धीरे धीरे समझें। बुक का परिचय। ऑथर बताते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त सूर्यास्त के समय एक सुनसान मैक्सिकन बीच पर टहल रहा था। जब वो टहल रहा था तभी उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। जैसे जैसे वह उस आदमी के करीब आता गया, उसने देखा कि वो वही का रहने वाला है। एक नेटिव आदमी था जो नीचे झुककर कुछ उठकर पानी में फेंक रहा था। ऑथर का दोस्त हैरानी के साथ उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, गुड इवनिंग दोस्त, मैं सोच रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इन स्टारफिश को वापस समुद्र में फेंक रहा हूं। आपको भी पता है, अभी कुछ घंटे पहले तेज लहरों द्वारा यह मछलियां समुद्र से बाहर आकर गिर गई हैं। अगर मैं इन्हें वापस समुद्र में नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएंगी क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कमी है। ऑथर के दोस्त ने कहा, लेकिन इस बीच पर इस तरह के हजारों स्टारफिशेस होंगी, तो आप सब यहां तक पहुंच सकते हैं और उनकी जान नहीं बचा सकते। यह बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नेटिव आदमी ने मुस्कुराते हुए दूसरी स्टारफिश उठाई और उसे समुद्र में फेंकते हुए बोला, इस एक से थोड़े फर्क पड़ेगा और मेरे दिल की खुशी होगी कि मैंने उसकी मदद के लिए जो कर सकता था वो किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हम एक एफर्ट से कोई बड़ा मनचाहा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उस नेटिव की तरह एक एक करके छोटे छोटे एफर्ट्स करने से आपकी पूरी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब से हम इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों के बारे में जानेंगे। अमेरिका के 2 सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंस्पिरेशनल स्पीकर्स में अपनी इकट्ठा की गई कहानियों में से सबसे अच्छी किताब में बताया गया है जिन्होंने हर जगह लोगों के दिलों को छुआ है। कैनफील्ड और हैंसन हमें जीवन के हार से जीत दिलाने के लिए अपनी कहानियों के ज़रिए विजडम, नॉलेज, होप और एम्पावरमेंट हासिल करने में मदद करते हैं। हर कोई इस किताब के बारे में बात करता है। इस किताब के 20 साल बाद भी यह बेस्ट सेलर बनकर दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को बदल रही है। रोजमर्रा के मैजिक्स के बारे में कहानियों के साथ इंस्पिरेशन की पावर हमारी आत्मा को रोशन करने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पहली बार आत्मा के लिए इस किताब को पढ़ने जा रहे हों या चाहे आप लंबे समय से इस किताब को पढ़ रहे हों,
यह किताब आपको एक बेहतर इंसान बनने, अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी तक पहुंचने, अपने चैलेंजेस पर काबू पाने और अपने आसपास की दुनिया को अपनाने के लिए इंस्पायर करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 13 कहानियों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, प्यार एक रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव फोर्स है। मदर टेरेसा ने कहा है, जहां भी जाएं प्यार फैलाएं, लेकिन सबसे पहले अपने घर में, मतलब अपने परिवार को, बच्चों को, अपनी पत्नी या पति को, पड़ोसियों को प्यार दें। बेहतर और खुश हुए बिना किसी को भी कभी भी अपने पास से ना जाने दें। दुनिया में प्यार मौजूद है, उसको महसूस करें। एक कॉलेज प्रोफेसर ने 200 बस्तियों में रहने वाले लड़कों को सोशियोलॉजी पढ़ाई थी। उन्हें हर एक स्टूडेंट से उनके फ्यूचर का असेसमेंट करने के लिए कहा गया, जिनमें से हर एक ने लिखा कि उन्हें मौका नहीं मिला। 25 साल बाद सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर ने उनके बारे में रिसर्च किया, जिनमें से 20 स्टूडेंट्स के मारे या चले जाने के बाद बचे 180 स्टूडेंट्स में से 176 स्टूडेंट्स ने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी न किसी रूप में सक्सेस हासिल की, जिसे देखकर दूसरे प्रोफेसर्स हैरान हो गए और इस जादू का पता लगाने के लिए उस प्रोफेसर से मिले जिन को इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। पूछे जाने पर उन्होंने एक ही जवाब दिया, यह इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं उन बच्चों से प्यार करती थी। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप प्यार के जरिए कुछ भी सच कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सपने या गोल्स कितने ज़्यादा मुश्किल हैं। अगर आप प्यार से अपने काम को करते हैं तो आप आसानी से अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए खुद से और दूसरों से प्यार की भावना को बनाए रखें। दूसरी कहानी, गले लगाने वाले जजेस। ली शापिरो एक रिटायर्ड जज हैं। अपने कैरियर के एक पॉइंट पर ली ने महसूस किया कि प्यार सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद उन्होंने सबको गले लगाना शुरू कर दिया। उनकी कार के बम्पर पर भी लिखा हुआ था, मुझे परेशान मत करो, मुझे गले लगा लो। ली लोगों को गले लगाने के बदले में एक लाल दिल वाला स्टिकर देते थे। धीरे धीरे वे इतने फेमस हो गए कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर गले लगाने का चैलेंज दिया गया। ली ने अमीर से गरीब सबको गले लगाया और सबसे खतरनाक कहे जाने वाले एक बस ड्राइवर को भी गले लगा लिया। इसके बाद ली गंभीर रूप से बीमार लोगों को गले लगाने के लिए निकल पड़े, जो कि उनकी जिंदगी में पहली बार था। शुरुआत में वो थोड़ा सा डरे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सभी को गले लगाया। इस बीच एक ऐसा मरीज था जो गंभीर रूप से बीमार था और बुरी तरीके से टूट चुका था, जिसकी वजह से वह कभी हंसता भी नहीं था। लेकिन ली के गले लगाने के बाद एक जादू सा हुआ और कई सालों बाद लोगों ने उसे हंसते हुए देखा। उसकी वजह से सभी बहुत खुश हो गए, मानो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया। इसीलिए कहते हैं बदलाव लाना बहुत आसान होता है। इस कहानी का मतलब यह हुआ कि आप अपने प्यार, काइंडनेस और सच्ची भावनाओं के जरिए लोगों की जिंदगी और अपनी जिंदगी को बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान होता है, बस प्यार की भावना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करते रहें। जरूरत पड़ने पर अपने दर्द को बांटकर अच्छा महसूस करें। तीसरी कहानी, आप कौन हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। न्यूयॉर्क में एक टीचर ने अपने से बड़े टीचर्स को उनके किए गए कंट्रीब्यूशन को बताकर ऑनर करने का फैसला किया। फिर उसने ऐसी ही क्लास के हर एक बच्चे को आगे बुलाकर किया। उसने एक बच्चे को एक नीले रिबन वाला मेडल दिया जिस पर लिखा था, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों,
फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उस टीचर ने बच्चों को और 3 रिबन्स दिए और कहा कि जाके ये रिबन उन्हें दीजिए जिन्हें आप ऑनर करने लायक समझते हैं। फिर उन बच्चों ने ऐसा ही किया और रिबन कुछ लोगों को दिया, फिर उन्हें भी कुछ आगे और लोगों को दिया जिनको ऑनर करना था। उस बच्चे ने वह रिबन जिस वर्कर को दिया था, उस वर्कर ने वह रिबन जाकर अपने बॉस को दिया और उसे मेहनती कहकर ऑनर किया, जिसके बाद उसने अपने बॉस को भी एक रिबन देकर प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए कहा। जिसके बाद उसका बॉस सोच रहा था कि यह रिबन किसको दिया जाए। वह अपने घर गया और उसने यह रिबन अपने बेटे को दिया और उससे कहा कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूं, जिसकी वजह से मैं आपका ध्यान नहीं दे पाता हूं और कभी कभी आपके नंबर कम आने से आप पर चिल्लाता भी हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप असल में एक बहुत अच्छे बेटे हैं और आप मेरी ज़िंदगी में आपकी माँ के बाद दूसरे इंसान हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं। जिस पर उसका बेटा रोकर चिल्लाने लगा और पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने अपने पापा से कहा, मैं कल सुसाइड करने वाला था क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और दुनिया में मेरा इसके अलावा और था ही कौन। लेकिन अब मुझे इस रिबन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह एक छोटी सी कोशिश के ज़रिए किसी की ज़िंदगी बच गई। कहानी का मतलब ये हुआ कि आप क्या हैं इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं यह उनकी जिंदगी को काफी मायने में बदल सकता है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खुद की खूबियों को पहचानने और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुद को अवार्ड दें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। चौथी कहानी, एक भाई ऐसा भी। पॉल नाम के एक लड़के को उसके भाई ने क्रिसमस पर एक कार गिफ्ट की, जिसके बाद वह उस कार को लेकर घूमने निकल गया। पार्किंग में जैक नाम का एक लड़का घूमते हुए आया और पॉल से पूछा, क्या यह कार आपकी है? तो उसने कहा, हाँ, यह कार मेरी है, मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की है। तब जैक बहुत खुश हो गया और उसने कहा, इसका मतलब आपको इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है? पॉल ने कहा, बिल्कुल। तो इस पर जैक ने कहा, कितनी अच्छी बात है, काश मेरा भाई भी ऐसा होता। ऐसे में पॉल ने उसे कहा, क्या आप मेरी कार में राइड करना चाहते हैं? तो जैक ने कहा कि हम दोनों आपके साथ राइड करेंगे और इतना कहते ही वे राइड करने के लिए निकल गए। राइड करते करते वे जैक के घर के बाहर पहुंचे और जैक ने उसे वहां रुकने के लिए कहा। तब जैक भागते हुए गया और अपने घर से अपने भाई को नीचे ले आया, जो कि हैंडीकैप्ड था। उसने अपने भाई से कहा कि देखो, यह कार वहां खड़ी है, एक दिन मैं भी तुम्हें यही देने वाला हूं। फिर तुम क्रिसमस की रात खूब मजे करना और सब कुछ अपनी खिड़की से बैठकर देखना। यह देखकर पॉल की आंखें भर आईं और वह उन दोनों भाइयों को अपनी कार में बैठाकर राइड के लिए निकल गया। और जैसा कि जीसस ने कहा था, यह देना सबसे ज्यादा अमीरी का काम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना जीवन से क्या मिलता है ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि सबसे ज़्यादा यह मायने रखता है कि आप दूसरों को क्या देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आप दूसरों की खुशी में खुशी समझते हैं तो आप ईश्वर हैं। पांचवी कहानी, एक सरल इशारा। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में महान बन सकता है। सेवा करने के लिए आपको किसी भी मुश्किल काम को करने की जरूरत नहीं होती। हम में से हर कोई सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपको बस एक दया भरे दिल की जरूरत होती है। एक दिन मार्क अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसके सामने एक लड़का फिसल गया, जिसके बाद उसकी सारी चीजें बिखर गईं।
मार्क ने उसकी हर एक चीज़ को उठाने में मदद की। फिर उसके बाद चलते चलते मार्क को पता चला कि उसका नाम बिल था, जो कि हिस्ट्री, वीडियो गेम और बेसबॉल से प्यार करता था। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। वे दोनों पहले बिल के घर पहुंचे और बिल ने मार्क को कोका और टेलीविजन देखने के लिए कहा। इसके बाद मार्क अपने घर वापस चला गया। उन दोनों ने एक दो बार साथ में लंच किया और जूनियर हाई स्कूल में एक साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जिसके बाद बिल ने मार्क से बात करने के लिए कुछ समय मांगा और उसने मार्क को बताया कि क्या आप जानते हैं कि मैं उस समय इतना सारा सामान लेकर कहां जा रहा था। तब बिल ने बताया कि वह अपनी मां की नींद की सारी गोलियां लेकर सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन मार्क से मिलने के बाद बिल को एहसास हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। जिसके बाद बिल ने मार्क को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। छठी कहानी, मुस्कुराहट। हमेशा मुस्कुराते रहें। यह मुस्कान बहुत ही अच्छी है, इससे प्यार करें। सेंट एक्सपुरी एक लड़ाकू पायलट था जो नाजीज के खिलाफ लड़ा था और मारा गया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले उन्होंने फासिस्ट्स के खिलाफ स्पेनिश सिविल वॉर में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस पर आधारित एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था द स्माइल। हालांकि यह क्लियर था कि उनका मतलब ऑटोबायोग्राफिकल या काल्पनिक था या नहीं। उसने कहा कि उसे दुश्मन ने पकड़ लिया है और प्रिजन की कोठरी में डाल दिया है। उसे यकीन था कि उसके जेलर्स से उसके खराब और रूड बिहेवियर के कारण उसे अगले दिन मार दिया जाएगा। उसे कैद कर लिया गया और वो घबरा गया। फिर वो अपनी जेब में हाथ टटोलने लगा। तब उसे अपनी जेब में एक सिगरेट मिली, लेकिन उसे माचिस नहीं मिली। तो इस पर उसने मुस्कुराते हुए जेलर से कहा, क्या आपके पास माचिस है? तो वो जेलर उसके पास आया और उसकी सिगरेट को जलाया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते रहे। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे और अपने परिवार की तस्वीर देखने लगे। इसके बाद उसने कहा कि मुझे डर था कि इसके बाद मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आपकी मुस्कान से मुझे प्यार हो गया, जिसके बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। सातवीं कहानी, सबसे कोमल आवश्यकता। हम में से ज्यादातर लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद बुरा मान जाते हैं और इसे अपना बदकिस्मती मानते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं और उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर देते हैं। वह तब एक इंतजार करते हैं जब तक कोई और उस रास्ते को पार नहीं कर लेता। लेकिन इसके साथ ही जब आप कोई बिल्ली पाल लेते हैं तो आप उस बिल्ली का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसको हमेशा सहलाते रहते हैं, जिससे बिल्ला खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि आप उसे अपनी गोद में भी बिठा लेते हैं। बिल्ला गुस्से में गड़गड़ाता है अगर आप उस बिल्ले को पाल रखा है तो यकीनन आप उसके गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और आपको गुस्सा दिखाते हैं। कई बार उनको समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनको सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत होती है। जब आपका बच्चा आपके सामने उदास या गुस्से में हो तो उसे अकेला छोड़ने या गुस्सा दिखाने के बजाय उसे प्यार से बात करें। जितना हो सके उसके साथ रहकर उसकी परेशानियों को दूर करने में उसकी मदद करें। ध्यान रखें, प्यार और सहारा बच्चों की सबसे कोमल ज़रूरतें होती हैं। इसीलिए अपने बच्चे को प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करें। आठवीं कहानी, बिक्री के लिए पपीज।
एक स्टोर मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर पपीज फॉर सेल नाम का एक पोस्टर लगाया हुआ था। यह बच्चों को उन पपीज की तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका था, जिसको देखकर एक बच्चा उनके पास गया और पूछा कि आप इन पपीज को कितने रुपए में बेचने जा रहे हैं। मालिक ने जवाब दिया 30 से $50 में। छोटे बच्चे ने अपनी जेब से $2.50 निकाला और उसने कहा कि क्या मैं पपी को देख सकता हूं। इस पर स्टोर मालिक मुस्कुराया और उसने पपीज को बाहर बुलाया, जिनमें से एक पपी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उस बच्चे ने उस पपी को तुरंत बाहर निकाला और पूछा कि इस पपी को क्या हो गया है। जिस पर स्टोर के मालिक ने बताया कि उस पपी के पास हिप सॉकेट नहीं था, जिसकी वजह से पपी हमेशा लड़खड़ाकर चलता था। जिसके बाद उस बच्चे ने कहा कि मैं इसी पपी को खरीदना चाहता हूं। जिस पर स्टोर मालिक ने कहा कि आप इसे खरीदो मत, मैं इस पपी को आपको ऐसे ही दे देता हूं। तब उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इस पपी की पूरी कीमत चुकाऊंगा, क्योंकि इस पपी की कीमत भी बाकी पपीज की कीमत के बराबर है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको $2.50 और 50 सेंट हर महीने दूंगा। दुकान के मालिक ने उससे पूछा कि क्या आप सच में इस पपी को खरीदना चाहेंगे? ये बाकी पपीज की तरह कभी तेज नहीं दौड़ पाएगा। तब उस बच्चे ने अपनी पैंट को ऊपर उठाया और अपनी नकली पैर को दिखाकर कहा, कोई बात नहीं सर, मैं भी तेज दौड़ सकता हूं, कोई तो होगा जो मुझे समझ सकेगा। इस कहानी का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि आपकी कमी या डिसेबिलिटी आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं होती है। आपकी किसी भी डिसेबिलिटी के होने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। आपकी एबिलिटी की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपनी ताकत बनाएं। 9वीं कहानी, अपने पास आप से शुरू करें। वेस्टमिंस्टर अबे के क्रिप्ट्स में एक एंजेलिकन बिशप की कब्र पर यह शब्द लिखे गए, जब मैं छोटा और आज़ाद था और मेरी कल्पना की कोई लिमिट नहीं थी, मैंने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा और समझदार होता गया, मुझे पता चला कि दुनिया नहीं बदलेगी। इसके लिए मैंने अपनी नज़र कुछ कम कर ली और सिर्फ अपने देश को बदलने का फैसला किया। लेकिन यह करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, उसने सोचा कि वह अपने परिवार को बदल देगा। उसने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को बदलने की कोशिश की, लेकिन यह भी नहीं हो सका। और जब भी वो अपनी आखिरी समय पर पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि काश उसने सबसे पहले खुद को बदल लिया होता तो वो शायद अपने परिवार को बदल सकता था। और अगर वो अपने परिवार को बदल देता है तो इसके साथ ही वह अपने देश को भी बदल सकता था। और जब वह अपने देश को बदल सकता है तो पूरी दुनिया की क्या बात है। सीधे शब्दों में कहें तो शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। ध्यान रखें, आप दूसरों को कभी भी अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। इसके लिए जो बदलाव आप दुनिया या दूसरों में देखना चाहते हैं, वे बदलाव खुद बने। जब आप खुद को बदलाव बनकर सबके सामने आएंगे तो आप यकीनन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बस इस एक बात का ध्यान रखते हुए खुद को बदलने के साथ शुरुआत करें। 10वीं कहानी, द बैग लैंडी। एक औरत शहर के पोस्ट ऑफिस के पास काफी बुरी हालत में सोती थी, जिसके कपड़ों से बदबू आ रही थी। उसके दांत और शरीर बुरी तरीके से गंदे हो चुके थे। उसके मुंह से बदबू महसूस की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद पोस्ट ऑफिस को जल्द ही बंद कर दिया गया और जिसकी वजह से वह फुटपाथ पर सोती रही और वह अक्सर खुद से बड़बड़ाती रहती। वो गर्मियों में भी गर्म और ऊनी कपड़े पहनती थी। वह इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसके अंदर दरवाजे के अंदर घुसने के लिए भी समझ नहीं थी। बॉबी प्रोटीन, जो कि इस कहानी के ऑथर हैं, उसको ढूंढते हुए उसके पास गए
और उससे कहा कि माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाया हूँ, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? जिस पर उस बूढ़ी औरत ने अपने लड़खड़ाते हुए दांतों से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट अभी भरा हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इसे किसी एक ऐसे इंसान के पास क्यों नहीं ले जाते जिसे सच में इसकी ज़रूरत हो। जिस बात से पता चलता है कि वो औरत सिर्फ पैसों से गरीब थी, लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा अमीर थी, अपने विचारों से अमीर थी। और इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी किसी के पैसों को देखकर उसके बिहेवियरल माइंडसेट को नहीं पहचानना चाहिए। 11वीं कहानी, इंसान होने के नियम। पहला, आप अपने शरीर को पसंद करें या ना करें, आपका समय पूरा होने तक आपको आपकी बॉडी मिलेगी। इसके लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आपको अपनी जिंदगी के हर मामले में एक सबक सीखने को मिलेगा। अपने सबक को अपनी ताकत बनाएं। अपनी हार आपके आगे बढ़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा आपकी जीत होती है। इसीलिए अपनी हार से सीख कर आगे बढ़ने पर ध्यान देते रहें। 12वीं कहानी, पालन पोषण। आपके बच्चे आपके अपने बच्चे नहीं हैं। वे आपके जरिए से दुनिया में जरूर आते हैं, लेकिन वे आपके आइडियाज को नहीं अपना सकते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग सोचने की क्षमता होती है। आप उनके शरीर को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप अपने जैसा नहीं बना सकते। इस कहानी का सीधा मतलब यह हुआ कि काफ़ी समय बदल चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे समय के साथ आगे बढ़ें, तो आपको भी समय के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। इसीलिए उनके आइडियाज़ को समझने की कोशिश करें, और वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे करने में उनकी पूरी मदद करें। सिर्फ यही तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी और 13वीं कहानी, अपने सपनों को फॉलो करें। जैक का एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी रोबोट्स है, जो कि सान सीद्रो में घोड़ों के खेत का मालिक है। उसने जैक को उसका घर का इस्तेमाल करने के लिए दिया था। मोंटी के पिता शुरुआत में घोड़े के ट्रेनर थे, और उसका कैरियर इससे काफी इफेक्ट हुआ था। उस समय जब उसका पेपर आया तो उसमें उस सपने के बारे में लिखा था जिसमें उसे बताना था कि वह क्या बनना चाहता है, और उसने 7 पेज का पेपर लिखा जिसमें उसने लिखा कि वह घोड़ों के खेत का मालिक बनना चाहता है। उसने सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में लिखा हुआ था, और जब रिजल्ट आया तो उस पर फेल लिखा हुआ था। टीचर ने उससे कहा कि मुझसे आकर मिलो। मोंटी ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे फेल क्यों किया गया। तब उसके टीचर ने जवाब दिया कि तुम्हारे जैसे मामूली लड़के के लिए यह सपना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं, और तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, और इस सपने को तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। टीचर ने उससे कहा कि अगर तुम पेपर में एक ऐसे गोल लिखोगे जिसे तुम पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। मोंटी अपने घर गया और फिर सोचने लगा, और काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को पूरा ही करेगा। उसने अपने टीचर से कहा कि आप मुझे फेल ही रखिए, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और कुछ सालों बाद ठीक ऐसा ही हुआ, जिसके बाद टीचर ने उसे इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी कि मैंने कई बच्चों का सपना छीना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की राय मानकर अपने सपनों को दफन नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जिंदगी में अपनी सुनकर आगे बढ़ते रहें। चिकन सूप
फॉर द सोल किताब की समीक्षा। चिकन सूप फॉर द सोल एक हार्ट वार्मिंग और इंस्पायरिंग कहानियों का कलेक्शन है जो विश्व भर के रीडर्स के साथ रेजोनेट होता हुआ आया है। यह किताब प्यार और मित्रता से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट और रेजिलियंस जैसे सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाई करती है। कहानियाँ साधारण व्यक्तियों द्वारा शेयर की जाती हैं जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छूती हैं और हमें ह्यूमन स्पिरिट की पावर की याद दिलाती हैं। हंसी, आंसू और रिफ्लेक्शन के माध्यम से यह प्यारी किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे स्ट्रगल्स में हम अकेले नहीं हैं और हमेशा उम्मीद होती है। चिकन सूप फॉर द सोल मोटिवेशन और कनेक्शन बिल्ड करने का एक टाइमलेस सोर्स है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस कहानी का समापन करता हूँ। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं माध्यम अंग्रीश मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।